हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट 2 को कवर करने वाले हैं। और आपको पता है यूनिट 2 बेसिकली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को लेके है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपसे पॉलिसी से पूछे, इकोनॉमिक सिस्टम से पूछे, या फिर इसके ही बारे में मतलब बेसिक पूछ ले, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे आते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी से आ सकता है, तुम्हारा फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, किसी से भी टॉपिक से उठ के क्वेश्चन बन सकता है। तो हम सब कुछ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ कवर अप करेंगे आपके लिए, ठीक है। आई होप वॉइस आपको क्लियर ही आ रही होगी। सो यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे पहले वाले पार्ट्स प्लीज़ देख लेना, एक पार्ट है वो देख लेना। और इसको स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये काम आपका ही आप बिना कहे कर दिया करिए। और स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की मीनिंग को लेके कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है। व्हाट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? देखो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मीन्स ऑल इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब जितने भी इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। हमने पढ़ा था कि बिजनेस के बाहर की चीज़ें जो बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते, चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर हो, ठीक है, चाहे वो तुम्हारे लॉ हो, चाहे वो तुम्हारा पॉलिटिकल फैक्टर हो, सब अफेक्ट करते हैं। तो अब हम एक एक करके सबको स्टडी करने वाले हैं, सारे इन्वायरमेंट को, कि मतलब इकोनॉमिक फैक्टर जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली मनी रिलेटेड फैक्टर जो कंट्री में चल रहे हैं, तो उससे बना हुआ वो सारे फैक्टर को जोड़ के जो इन्वायरमेंट है बाहर, उसे कहेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सो मीन्स ऑल द इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ द कंट्री। यहाँ पे सारे इकोनॉमिक फैक्टर आ जाएंगे, जैसे कि इनकम लेवल, कंट्री में लोगों की इनकम लेवल क्या है, ज़्यादा है, कम है, महंगाई है कि क्या है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, या बेसिक ओवरऑल जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशन है जो बिजनेस की वर्किंग पे असर डालती है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम बोलते हैं आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बेसिकली बेटा क्या कि इकोनॉमिक फैक्टर, वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर, चाहे वो आपकी इनकम लेवल हो, चाहे वो आपका इन्फ्लेशन हो, वो एम्प्लॉयमेंट हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, बेसिकली गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, जो बिजनेस की वर्किंग पे असर डालती वो होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक। जैसे कैफे स्टोरी का एग्जांपल तो मैं दे रही हूँ, सिंपल। मान लो तुम्हारा एक कैफे है इंडिया में, ठीक। इफ़ पीपल इनकम, अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो तुम्हारे कस्टमर, भाई तुम चाहे महंगी से महंगी प्रीमियम कॉफ़ी निकालो, खरीदेंगे, है ना। अगर इन्फ्लेशन होगा, महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, तो मिल्क और शुगर के प्राइस भी बहुत ज़्यादा आएंगे, तो तुम भी अपनी कॉस्ट बढ़ाओगे, तो हो सकता है तुम्हारी सेल्स उतनी ना हो पाए, कस्टमर ना अफोर्ड कर पाए। गवर्नमेंट अगर जीएसटी रिड्यूस करती है खाने पीने पे, तो तुम्हारी कॉस्ट कम होगी, तो तुम और ज़्यादा सेल करोगे। इफ़ इकनॉमी स्लो डाउन, मान लो इकनॉमी तुम्हारे कंट्री की स्लो डाउन हो गई, तो लोग बाहर खाना भाई प्रेफर कम करेंगे, क्योंकि घर में ही खा लेंगे, क्योंकि पैसा नहीं है इतना। तो ये मतलब कि ये सारी इकोनॉमिक कंडीशन, चाहे वो उनकी इनकम का असर हो, चाहे वो इन्फ्लेशन का हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, ये सब तुम्हारे वर्किंग पे, बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं। इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्या स्कोप है, मतलब कौन कौन से एरियाज या कौन कौन से फैक्टर्स आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कवर होते हैं। पहला है कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। मतलब वो ओवरऑल हेल्थ कैसी है आपकी कंट्री की इकोनॉमी की, आपकी कंट्री में जीडीपी ग्रोथ कैसी है, गुड एंड सर्विसेज कितना प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री के अंदर, इनकम लेवल कैसी है, लोग कितना कमा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है, सेविंग्स लोग बचा रहे हैं नहीं बचा रहे हैं, ये सब आपकी वर्किंग पे असर डालता है। तो हम इसको कैटेगरी में डालेंगे इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। मान लो जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए लोग चाहिए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब होगी, जितनी ज़्यादा जॉब होगी तो लोगों के पास पैसा होगा, जब पैसा होगा तो वो कार की, हाउस की, सबकी डिमांड करेगा, तुम्हारा बिजनेस सर्वाइव करेगा, ग्रो कर पाएगा। मान लो इन्फ्लेशन हाई है तो लोग कम खर्च करेंगे, डिमांड गिरेगी, है ना। तो इकोनॉमिक कंडीशन आता है इसमें। दूसरा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में है। इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज़ बनाई है इकोनॉमी को लेके, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, 4 टाइप की पॉलिसी को डिटेल में भी पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब बिजनेस ने इंडस्ट्रीज़ को लेके कुछ पॉलिसीज़ बनाई होंगी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी की आरबीआई बनाता है कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़, जैसे कि इंटरेस्ट रेट क्या चलेगा कंट्री में, मनी की सप्लाई कम करनी है, ज़्यादा करनी है, क्या रहेगा। फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट कितना टैक्स वसूलेगी, कितना खर्चा करेगी किस किस जगह पे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हम कितना इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर रूल्स। ये सारे जो पॉलिसीज़ हैं, ये सारी पॉलिसीज़ जो इकोनॉमी को लेके हैं, ये इकोनॉमिक पॉलिसी कहलाती है। और ये सब तुम्हारी बिजनेस की वर्किंग पे असर डालेंगी। जैसे एलपीजी रिफॉर्म 1991,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आया। इससे गवर्नमेंट ने क्या किया, बिजनेस का इन्वायरमेंट पूरी तरीके से चेंज कर दिया। पहले क्या था कि हम फॉरेन कंट्रीज़ को नहीं अपने यहाँ बुला रहे थे कि आप आइए अपने गुड्स बेचें, नहीं हमें, और इवन हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, प्राइवेट सेक्टर को नहीं एंट्री दे रहे थे, सरकार सब कुछ हैंडल कर रही थी। फिर क्या हुआ, बहुत सारी दिक्कतें होने लग गई, है ना, सरकार मैनेज नहीं कर पा रही थी, कंट्री डाउन जा रही थी, इकोनॉमी कंट्री की एकदम ख़त्म होने वाली थी। तो एलपीजी आया, रिफॉर्म आया कि भाई नहीं, हमें सब कुछ छूट देनी होगी, लाइसेंस वाइसेंस रिस्ट्रिक्शन वगैरह हटाने होंगे, प्राइवेट सेक्टर को आना होगा, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड के साथ ट्रेड, उनको यहाँ हम वहाँ सब कुछ हमें करना होगा, जिससे हमारी कंट्री ग्रो करी। तो ये सारी पॉलिसीज सरकार बनाती है और बिजनेस पे वर्किंग पे असर डालता। पहले बिजनेस रिस्ट्रिक्टेड था, वो ओपन है। जैसे मेक इन इंडिया पॉलिसी, स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए। तो जो भी पॉलिसी सरकार बना रही है जो बिजनेस की वर्किंग पे असर डालती हैं, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा है तुम्हारी इकोनॉमी का। जैसे हमारी कंट्री में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, आप पढ़ के आए होंगे कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनीज दोनों एक साथ हैंडल करती हैं कंट्री को, दोनों कंट्री के रिसोर्सेज को मैनेज करती है, कितना प्रोडक्शन होगा, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार डिसाइड करेगी या प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों मिलके कुछ एरिया में सरकार बताती है और कुछ एरिया में हम प्राइवेट सेक्टर्स पे छोड़ते हैं, मतलब डिमांड और सप्लाई का रिलेशन। इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग भी इसका स्कोप है, मतलब कि प्लान्ड स्ट्रैटेजीज जो गवर्नमेंट ने बनाई इकोनॉमी के लिए, अच्छा प्लानिंग्स भी बनाती है, जैसे 5 ईयर प्लान बनाती है कि 5 साल का क्या प्लान है, क्या नीति रहेगी। अब नीति आयोग आ गया उसकी जगह, नीति आयोग डिज़ाइन करती है कि गवर्नमेंट की क्या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी रहने वाली है, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, सब इसी का एग्जाम्पल है कि हमने 5 साल 10 साल इसे हम प्लान करती है सरकार कि हम आने वाले सालों में ये हमारा एक विजन रहेगा कि हम इसको अचीव करें, कि डिजिटल इंडिया हो जाए, हर जगह डिजिटलाइजेशन पहुँचे, आत्मनिर्भर भारत हो, मतलब कंट्री में हम वो सारी चीज़ें खुद बनाए जो हम बाहर से अपने यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इसका स्कोप है, मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट, पावर, सप्लाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तुम्हारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, पावर है ना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब किसका पार्ट है, ये सब तुम्हारा कंट्री के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। अगर रोड्स खराब होंगी तो मान लो तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा कॉस्ट भरनी पड़ेगी, मतलब डिले होगा तुम्हारा ट्रांसपोर्ट, है ना, समय लगेगा तो गुड्स को आने में, जिससे बिजनेस के कॉस्ट पे असर आएगा। जैसे यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हर बिजनेस को ये कहा जा रहा है कि आप डिजिटली चीज़ों को करिए, डिजिटल इकनॉमी प्रमोट की जा रही है। तो ये सब जो तुम्हारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं, बेसिकली जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी आ रही है ना, अपडेट हो के डिजिटल इंडिया एंड ऑल, इसके अलावा तुम्हारी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, ये सब भी तुम्हारी वर्किंग जो है बिजनेस की, उस पर असर डालते हैं। रोड वगैरह ख़राब है तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत समस्या होगी, उसकी वजह से हो सकता है तुम दूसरा मोड सेलेक्ट करो, वहाँ ज़्यादा पेमेंट करो, या इसमें तुम्हारा डिले हो रहा है, इसे तुम्हारे कस्टमर जो खरीद सकते थे, जिन्हें अर्जेंट चाहिए तो उनको तुम सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारी वर्किंग जो है बिजनेस की उस पर ये असर डालते हैं। तो स्कोप में इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखाना, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस क्या है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मैम इम्पोर्टेंस बताइए। बेटा मैंने बताया ना कि हर चीज़ जो मनी रिलेटेड फैक्टर, बेसिकली अगर तुम्हें ना समझ में क्या इकोनॉमिक, तो समझो मनी रिलेटेड चीज़ें जो भी कंट्री में हैं, जो वर्किंग और बिजनेस पे असर डालते हैं, जैसे उसका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, कंट्री में क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, है ना, प्लानिंग क्या है कंट्री की कि कैसे ग्रो करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो बिज़नेस की प्लानिंग में हेल्प करते हैं, मतलब बिज़नेस बेटर प्लान बना सकता है अगर उसको पता हो कि कंडीशन कैसी है मेरी इकोनॉमी की। अगर मुझे पता है कि मेरे यहाँ, ठीक है, लोगों के पास उतनी इनकम लेवल नहीं है, तो मैं फिर यहाँ महंगा क्यों बेचूँ, मैं उस रीजनेबल कॉस्ट पे बेचूंगी जिससे लोग ले पाएँ। जब इकोनॉमी ग्रो करती है, सबको पता है इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों के पास पैसा है, तो कंपनियाँ ऐसे मॉडल्स, मान लो मारुति सुजुकी ऐसे मॉडल लॉन्च कर रही है जो महंगे हो, क्योंकि उसको पता लोग ले लेंगे। दूसरा, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, तुम्हें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है एज अ बिजनेस।
तुम जब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को समझते हो तो बिजनेस को समझ में आ जाता है कहाँ पे ग्रोथ है, कुछ नए चेंजेस की, कुछ नए चांसेस हैं कि हम कहीं ग्रो कर जाएं। जैसे जब बिजनेस को पता चला कि डिजिटल इकोनॉमी या यूपीआई का सिस्टम आ रहा है तो स्टार्टअप जैसे फ़ोनपे, रिजर्व पे, पेटीएम ये सब बढ़ने लगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी थी कि डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जाएगा, डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आए लाइक फ़ोन पे, पेटीएम। तो बिजनेस देखता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को स्टडी करता है ये जानने के लिए कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प इन फेसिंग चैलेंजेस। अब ऐसा ही नहीं कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इवन तुम ये भी देख लेते हो कि क्या बिजनेस हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कोई ऐसे थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को हार्म हो सकता है। जैसे अगर बिजनेस को पता रहता है कि कंट्री में महंगाई चल रही है या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत है ना, या मंदी हुई है, मतलब कि लोग नहीं, पैसा है इतना, सन्नाटा चल रहा है, तो फिर कंपनियां अपने आप को पहले से ही एडवांस में तैयार रखती हैं कि भाई ऐसा ना हो कि हम कुछ नया बना दें और हमारा वो बिके ना हो, उस स्टॉक सड़ता रहे। या फिर हमें लग रहा है कि अगर जैसे कोविड-19 है, हमें लगा कि ये सिचुएशन आने वाली, ये रिस्क है, तो रेस्टोरेंट ने, बहुत सारे रेस्टोरेंट ने बहुत जल्दी स्विगी और जोमेटो पे क्विकली क्या करा, शिफ्ट कर लिया अपने आप को ताकि वो इस दौरान सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट इज अफेक्ट कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। अगर लोगों के पास ज़्यादा इनकम होगी तो वो डिमांड करेंगे, नहीं होगी तो वो डिमांड नहीं करेंगे। तो कंज्यूमर की डिमांड भी किस पे डिपेंड करे, इकोनॉमी पे। तो तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जानने के लिए कि कंज्यूमर के पास इनकम का लेवल कितना है। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन है तो तुम लग्जरी कार नहीं बेच पाओगे, ठीक है, महंगाई है, वो ऑलरेडी अफोर्ड नहीं कर पा रहे नॉर्मल चीज़ें, तो वो इतना महंगा क्यों लेंगे। बट देख रहे हो तुम सैलरी बढ़ रही है, लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, तो तुम प्रीमियम चीज़ों को बेच पाओगे। गाइड्स गवर्नमेंट पॉलिसी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी गाइड करता है। मतलब अगर एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की तो गवर्नमेंट क्या कर पाती है, बेटर पॉलिसी बना पाती है। जैसे आत्मनिर्भर भारत स्कीम क्यों लॉन्च हुई थी, लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। जो सरकार ने ये देखा कि इंडियन इकोनॉमिक की सिचुएशन कितनी ख़राब है कोविड-19 के दौरान, हम पीपी किट जो है वो बाहर से मंगवा रहे हैं, 80% हम बाहर से मंगवा रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो सरकार को लगा कि नहीं, हाँ अपने यहाँ क्यों ना बनाए इसको, और फिर हम खुद बनाने लगे और हम फिर एक्सपोर्ट करने लग गए। तो ये एक व्यू पॉइंट आया सरकार का कि हमें क्या करना है, आत्मनिर्भर बनना। तो ये एक पॉलिसी सरकार ने बनाई सिचुएशन को देखते हुए कि कंट्री के इकोनॉमिक में ये रिक्वायरमेंट है। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक स्टेबल पॉजिटिव इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ग्लोबल कंपनीज को भी एक कॉन्फिडेंस देता है कि वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। मान लो हमारे यहाँ कंट्री में ऑलरेडी हालत ख़राब चल रही है, मान लो पाकिस्तान जैसे कंट्री में थोड़ी बहुत रहता है कि दिक्कत चलती रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फॉरेन से कंपनीज आने में थोड़ा सा हेसिटेट करेंगी। हमारी कंट्री में क्या है कि अगर नहीं रहेगा सही तो वहाँ पे भी हेसिटेट करेंगी, लेकिन जब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ लाइक डेवलप नेशंस हैं वहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी बेटा, वहाँ पे कंपनियाँ हेसिटेट नहीं करती हैं। तो अगर हम अपना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का स्टेटस पॉजिटिव और स्टेबल रखेंगे तो ग्लोबल कंपनीज हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करेंगी। जैसे 1999 के बाद, रिफॉर्म के बाद बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक कोका कोला, पेप्सी, अमेजॉन, हिंडई, ये सब इंडिया आए क्योंकि इनको लगा कि अब इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा फ्रेंडली है, क्योंकि सरकार ज़्यादा वो नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। नेक्स्ट इज हेल्प इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का हमें प्रॉपर एनालाइज करना होगा, ठीक है, ताकि हम ग्रो कर पाएँ। हमको स्टडी करना होगा कि कंपनी को स्टडी करना होगा कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिफ्लेशन है, क्या है, और उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपने पॉलिसीज़ को फ्रेम आउट करके ही एक्शन लेना होगा, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लाइक अमूल है, वो स्टडी करता रहता है कि लोगों का क्या इनकम पैटर्न है, क्या उनका कंजम्पशन पैटर्न है, ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ज़्यादा खरीद पा रहे हैं तो मैं नए सेगमेंट लॉन्च करूँगी, हाँ मुझे लग रहा है अभी यही नहीं हो पा रहा है जो बेसिक है, तो फिर मुझे लगेगा नहीं कर पाएंगे ये लोग, है ना, प्रोटीन ड्रिंक ये सब महंगी होती हैं, तो अमूल क्यों लॉन्च करेगा फिर उस सिचुएशन में। लेकिन अगर वो देख रहा है इनकम पैटर्न बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रही है, तो वो फिर वो स्टेप लेना चाहेगी। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। हमने स्कोप पे पढ़ा था कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है कंट्री का, मतलब कंट्री के जो भी रिसोर्सेज है वो कौन किसके कंट्रोल में है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब किसके कंट्रोल में है। इसके अलावा कौन डिसाइड कर रहा है कि कितना प्रोडक्शन होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना, ये सारे डिसीजन मेकिंग में कौन ले रहा है। तो अलग अलग
लोग के पास पावर होती है, तो हम जिसके हिसाब से 3 कैटेगरी में इसको डालेंगे, ठीक है। जो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, एक वे, एक तरीका जिससे कंट्री अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज और मैनेज करती है, अपने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विसेज को मैनेज करती है। मतलब ये डिसाइड करती है कि कौन रिसोर्सेज को ओन करेगा, कौन सारे डिसीजन लेगा, कैसे डिसीजन लिए जाएंगे और कैसे जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब सिर्फ अमीरों के पास ही ज़्यादा पैसा रहेगा या सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसमें 3 आएंगे। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हमारे यहाँ नहीं है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे रिसोर्सेज और बिजनेस ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी के हाथ में, तो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी ये नहीं है कि उसके पास रिसोर्सेज या बिजनेस हैं, नहीं, जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी रिसोर्स हैं वो सबके हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के, ठीक है। तो गवर्नमेंट का सिर्फ ये इंटरफेरेंस रहता है कि वो लॉ वगैरह देख ले कि कोई तोड़ वोड़ ना रही हो, बस, ठीक है। मार्केट में जो डिमांड है और सप्लाई है वो डिसाइड करती है कि गुड्स का प्राइस क्या होगा, प्रोडक्शन कितना करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे लग रहा है डिमांड ज़्यादा है तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कितना प्रोडक्शन होना है, डिमांड और सप्लाई को देखते हुए हम प्राइस डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है ज़्यादा, बस पॉलिसी देखना, ये देखना ये लॉ फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, बस इतना, ठीक। तो फीचर क्या है इसका, पहला प्राइवेट ओनरशिप, ये तो मैंने बताया, ये इंडिविजुअल्स जो है, प्राइवेट इंडिविजुअल जो हैं वो कंट्री के रिसोर्स लाइक लैंड, फैक्ट्री, शॉप और बिजनेस को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। जैसे यूएसए में टेस्ला, ये क्या है, प्राइवेटली ओन्ड है बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव, ऑफकोर्स जब प्राइवेट सेक्टर है तो मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना होगा। तो बिजनेस बेसिकली क्यों है यहाँ पे, प्रॉफिट कमाने के लिए है। कंपटीशन मैम कैसा होगा, तो जब बहुत सारे प्राइवेट लोग हैं तो सब लोग आपस में कॉम्पिटिट करेंगे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे पेप्सी, कोका कोला, एप्पल, सैमसंग, तो कंपटीशन होगा। प्राइस मैकेनिज्म क्या है, प्राइस तो मैंने बताया कि डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगी, ना कि सरकार। डिमांड अगर ज़्यादा है तो हम सोचेंगे प्राइस हम बढ़ा दें क्योंकि लोग ले लेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कस्टमर यहाँ पे किंग होता है। कस्टमर की चॉइस डिसाइड करती है कि बिजनेस को प्रोड्यूस कितना करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, ये बिकॉज डिमांड और सप्लाई कर रहा है। तो कस्टमर की अगर डिमांड ज़्यादा है, कस्टमर जिस चीज़ को पसंद कर रहा है हम उस चीज़ को फिर प्रोड्यूस करेंगे। तो कस्टमर हमारे लिए यहाँ पे किंग होता है, कस्टमर पे हम बहुत फोकस करते हैं। मिनिमल गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का मैंने बताया सिर्फ लॉ प्रोटेक्ट करना, ऑर्डर प्रोटेक्ट करना, बाकी बिजनेस वगैरह रन करना, प्रॉपर्टी होल्ड करना, ये सब बिजनेस का काम, सॉरी सरकार का काम नहीं है। एडवांटेजेस क्या होंगी, पहला प्राइवेट सेक्टर है तो ऑफकोर्स इनोवेशन करेगा, वो बिजनेस आपस में कॉम्पिटिट करेंगे कि हमें कस्टमर मिले, हमें कस्टमर मिले, तो कुछ नया नया लाने की कोशिश करेंगे जिससे कस्टमर उनके पास आए। कंज्यूमर के पास चॉइस होगी, ऑफकोर्स इतने सारे बिजनेस से आपस में कम्पिटिट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए तो अच्छी अच्छी चॉइस तुमको मिलेगी, चाहे मल्टीपल ब्रांड्स मिलेंगे क्लोथिंग के, मोबाइल के एंड ऑल। हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है तो वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, इन्वेस्टर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चाहते हैं कि वो आएँ और इन्वेस्ट करें क्योंकि उन्हें पता सरकार तो ज़्यादा कंट्रोल है नहीं, हम डिसाइड करेंगे और हम फ्रीली बिजनेस को रन कर पाएंगे विदाउट एनी इंटरफेरेंस। डिसएडवांटेजेस भी हैं, पहला इनकम इनइक्वालिटी, यहाँ पे सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही होती है कि रिच तो रिच होता जाता है, भाई तुम्हारे पास पैसा है तुम इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, और ग्रो करोगे, फिर इन्वेस्ट करोगे और ग्रो करोगे, लेकिन जो पुअर हैं जिनके पास मिनिमम वेजेस है वो फिर गरीब ही रह जाते हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट, वो रही सर्वाइव ही कर पाए ऐसी इकोनॉमी बहुत बड़ी बात है। तो ये गैप बढ़ता जाता है। वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, प्राइवेट सेक्टर का काम है प्रॉफिट कमाना, तो वो यही सोचते हैं कि वर्कर्स को, लेबर्स को कितने से कम पे ही राजी करवा लिया जाए। फोकस ऑन प्रॉफिट नॉट वेलफेयर, सोशल नीड लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सबको इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर फ्री में नहीं देगा ये सब कुछ आपको कि हेल्थ केयर एजुकेशन फ्री में दे, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। मोनोपोली फॉर्म, कभी कभी जो बिग कंपनियां हैं वो स्मॉलर वन को किल कर देती है, मतलब वो प्राइस मान लो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, वो गिराती जाएंगी जिससे स्मॉल फॉर्म को लगे कि हम कितना गिरा है, हम तो मतलब ख़त्म ही है, इसके बाद लोग इधर ही जाने वाले हैं। तो ये लोग ऐसी चाल चलते हैं जिससे ये लोग ख़त्म हो जाएं। सोशलिस्ट इकनॉमी इसका अपोजिट है, मतलब यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ओन और कौन कंट्रोल करती है बेटा, गवर्नमेंट। यहाँ प्राइवेट नहीं है, यहाँ सरकार सब कुछ देखती है। मेन एम है कि क्यों सरकार देख रही है मैम, क्योंकि वहाँ पे तो प्रॉफिट कमाने का मेन एम हो गया था प्राइवेट इंडिविजुअल का, लेकिन जब सरकार है तो उसका प्रॉफिट नहीं, उसका है कि हम सोसाइटी का वेलफेयर करेंगे, हम उसके वेलफेयर के लिए
चीज़ों को डिसाइड करेगी कि कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, क्या प्राइस रखना चाहिए। भाई ऐसे रखेंगे जो सब अफोर्ड कर ले, है ना, गरीब से गरीब भी ले ले, या फ्री में हम उसको सर्विसेज देंगे, उसका वेलफेयर पे हम सोचेंगे। तो फीचर क्या है, पब्लिक ओनरशिप। सोशलिस्ट से याद रखना सोशल, सोशल से याद रखना गवर्नमेंट, कि यहाँ पे जो भी लैंड, फैक्ट्रीज, बैंक, ट्रांसपोर्ट, ये सब किसके पास है, सरकार के हाथ में। सेंट्रल प्लानिंग मतलब सरकार डिसाइड करती है कितना प्रोड्यूस होना है और किस प्राइस पे बेचेंगे। नो प्रॉफिट मोटिव, यहाँ कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वेलफेयर होता है, इसलिए गुड्स सस्ते में भी बेच देते हैं ताकि लोग उसको खरीद लें। इक्वालिटी ऑफ इनकम, यहाँ पे गवर्नमेंट ये पूरा कोशिश रखती है कि कोई गैप ना हो रिच और पुअर में, है तो उसको रिड्यूस करा जाए। लेस कंज्यूमर फोकस, अब भाई सरकार कर रही तो इतना वैरायटी नहीं देगी आपको, ठीक है, वो प्लान करके रखे क्या क्या बनना है उस हिसाब से आपको देगी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है, यहाँ पे जो भी सप्लाई है और डिमांड है वो नहीं डिसाइड करेगा लाइक कैपिटलिस्ट, या सरकार बताएगी इस चीज़ का इतना प्राइस होना चाहिए। एडवांटेज क्या है, इक्वालिटी है भाई, ये तो है कि गैप रिड्यूस होगा रिच एंड पुअर में। जैसे सरकार है तो वो बेसिक फैसिलिटी, हाउसिंग, एजुकेशन ये सबको देगी, ये नहीं कि रिच को ही मिल पाएगी क्योंकि तुम अमीर हो तो तुम हेल्थ अच्छा अफोर्ड कर पाओगे, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल वेलफेयर फोकस है, मेन गोल यही है कि इनका कि सोशल वेलफेयर हो पाए, चीप हेल्थ केयर, एजुकेशन, एसेंशियल गुड्स या फ्री या चीप में दिए जाए। स्टेबिलिटी हो, कोई एक्सट्रीम फ्लैक्चुएशन ना हो कि रिच रिच होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, इतना फ्लैक्चुएशन, इतना वाइडन गैप हो गया, ये मत हो। कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करती है, ये लॉ बनाती है वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कितना वेजेस आपको देना ही देना है, क्योंकि प्रॉफिट खाली मोटिव नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ इनोवेशन, नो कंपटीशन, सो बिजनेस डोंट इनोवेट मच, कोई कंपटीशन तो है नहीं, सरकार ही प्राइस डिसाइड कर रही है, डिमांड और सप्लाई तो कर नहीं रहा है, कस्टमर के हिसाब से तो बना नहीं रहे, तो हमें फिर इनोवेशन भी करने की सच कोई नीड नहीं लगती, सरकार करना भी नहीं चाहती। इनएफिशिएंसी, बिना प्रॉफिट मोटिव के वर्कर्स और मैनेजर ज़्यादा वर्क भी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि मिनिमम जितना भी है उतना ही होने वाला है। शॉर्टेज ऑफ गुड्स, समटाइम जो एसेंशियल गुड्स हैं, ठीक है, वही प्रोड्यूस किए जाते हैं तो वैरायटी उतनी नहीं देखने को मिलेगी। स्लो डिसीजन, सेंट्रली सबको डिसाइड करेगी, तो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग तो ऑफकोर्स आपको पता है यहाँ पे जब स्लो हो जाती है तो जब सब वहाँ पे तो सारा ही उनके हाथ में, तो क्यों नहीं स्लो होगी। हमारी कंट्री की इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड। मिक्स मतलब मैम यहाँ पे जो भी आपका रिसोर्सेज है, बिजनेस है, ठीक है, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके करेंगे, एक कोई एक एक नहीं, दोनों मिलके करेंगी। मतलब कि ये कंबाइन करेगा गुड्स पॉइंट ऑफ कैपिटलिस्ट, मतलब जो गुड पॉइंट है कैपिटलिस्ट का, क्या अच्छा पॉइंट क्या था कि फ्रीडम थी, इनोवेशन थी, कस्टमर के लिए वैरायटी थी, और सोशलिस्ट का क्या था, इक्वालिटी है, वेलफेयर है, तो दोनों चीज़ें हमें मिलेंगी यहाँ पे। मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पहली बात तो दोनों होगा, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज सरकार के हाथ में होंगी, कुछ प्राइवेट के हाथ में होंगी, जैसे रेलवे सरकार ने LIC ये सब अपने हाथ में रखा है और प्राइवेट को ये सब दे रखा है। गवर्नमेंट का कंट्रोल है, फ्री मार्केट है, प्राइवेट बिजनेस के पास फ्रीडम है, लेकिन गवर्नमेंट देखती रहती कहीं कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहा कि तुम्हारे पास फ्रीडम तो है कि तुम बेचो मन माने, मतलब प्राइस और सप्लाई ये सब देख के, लेकिन ये भी देखेगी सरकार कहीं तुम एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहे चीज़ों को, ऐसा तो नहीं तुम मोनोपोली बना लिए हो और मेडिसिन जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसको तुम अंधे प्राइस पे बेच रहे हो, तो सरकार कंट्रोल भी करती रहती है। प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट कमाना भी वेलफेयर है और प्रॉफिट कमाना भी मोटिव है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो उस पर फोकस करेंगे, लेकिन सरकार ये भी इंश्योर करेगी कि वेलफेयर भी हो। कंज्यूमर को ऑफकोर्स प्राइवेट सेक्टर तो चॉइसेस मिलेंगी। प्लान डेवलपमेंट रहेगा, गवर्नमेंट प्लानिंग बॉडी है जैसे नीति आयोग, ये लॉन्ग टर्म गोल सेट करती है कि हमें डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी चीज़ें अचीव करनी है, ठीक है। तो ग्रोथ और सोशल वेलफेयर दोनों रहेगा, ठीक है, मतलब प्रॉफिट, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के कमाने के लिए अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन ये सब करता रहेगा, और सरकार वेलफेयर भी मेंटेन करती रहेगी, इसीलिए गैप ना हो, इसलिए सरकार क्या करती है, टैक्सेशन जो हायर इनकम वालों पे ज़्यादा लगाती है जिससे उनसे पैसा ले लिया जाए और ये गैप जो है वो रिच और पुअर का थोड़ा सा कम किया जाए। तो बहुत सारे तरीके वो अपनाती है कि उनको गरीबों को सब्सिडी वगैरह देती है जो कि बड़े लोगों को नहीं मिलेगी। तो ये सब इनोवेशन इनकरेज करता, प्राइवेट सेक्टर तो इनोवेशन होगा। इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट है वेलफेयर प्रोग्राम करेगी तो इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। कंज्यूमर पास ज़्यादा चॉइस रहेगी सोशलिज्म के कंपैरेटिव, और पब्लिक का इंटरेस्ट सरकार पूरी कोशिश करती प्रोटेक्ट किया जाए, मोनोपोली नहीं क्रिएट होने देंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है मैम, करप्शन का रिस्क रहता है, आपको भी पता है, सरकार है, प्राइवेट सेक्टर है,
तो प्राइवेट सेक्टर कभी कभी सोचता है कि सरकार को घूस दे के हम चीज़ों को अपने हिसाब से चला ले जाएं, तो करप्शन रहेगा, रेड टेप एंड डिलेस, बहुत सारे रूल्स अगर बन गए तो प्राइवेट बिजनेस को लगेगा कि यार सरकार कुछ ज़्यादा ही रूल्स रेगुलेशन लगा रही है, ये कागज़ वो कागज़, तो हमारे ऊपर तो बहुत दिक्कत आ रही है, हमें तो हर चीज़ अगर इनोवेट भी करना तो हमें बहुत मतलब समय लग जा रहा है। इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, प्राइवेट को प्रॉफिट चाहिए, गवर्नमेंट को वेलफेयर चाहिए, तो ऑफकोर्स दे विल हैव द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको इसको थोड़ा और समझाने के लिए दिया है, एक कैफ़े का एग्जाम्पल कि मान लो तुम्हारा कोई कैफ़े है, ठीक है, और तुम अपना मेन्यू डिसाइड करते हो, तो ये क्या है, कैपिटलिस्ट साइड है कि तुम्हारा कैफ़े है, प्राइवेट हो तुम और तुम खुद डिसाइड कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट ये चेक करती है कि तुम जीएसटी दे रहे फिक्स कर रहे हो, हाइजीन है, फेयर वेजेस दे रहे हो अपने वहाँ के वर्कर्स को, तो ये सोशलिस्ट साइड है कि सरकार का भी इंटरफेयर है कि वेलफेयर पे ध्यान दे रही है, मतलब तुम प्रॉफिट कमा रहे हो लेकिन सरकार ये इंश्योर करी कि तुम एक्सप्लॉइट ना करो कस्टमर और वर्कर को। तो इंडिया इसी तरीके से काम करती है, हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसीज़। क्या है मैम? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बेसिकली बेटा जो हमने बोला था ना स्कोप में, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है, मतलब वो रूल्स, वो पॉलिसी जो सरकार बनाती है, बेसिकली डिसीजंस एंड रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट। क्यों बना रही है? ताकि वो इकोनॉमी को मैनेज कर पाए, इकोनॉमिक है ना, ताकि वो इकोनॉमी को मैनेज कर पाए, ग्रोथ को इनकरेज कर पाए, कोई प्रॉब्लम है लाइक इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, पॉवर्टी है, तो उसको सॉल्व कर पाए। तो कौन कौन सी पॉलिसी बनाती है मैम कि वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाए, अनएम्प्लॉयमेंट को, पॉवर्टी को, इन्फ्लेशन को, और कंट्री की ग्रोथ अच्छी हो, इसको कैसे फैसिलिटी करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनेगी? तो बहुत है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली ये रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ, रेगुलेशन और कंट्रोल के लिए लगाती है। मतलब इंडस्ट्री ग्रो करे, उनका कंट्रोल कैसा होना चाहिए, ठीक है, उनको कैसे सरकार रेगुलेट करेगी, इसके लिए वो क्या करती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्री को बेसिकली मैनेज करने के लिए ये बताती है कि कौन सी इंडस्ट्री क्या है, फ्री है प्राइवेट प्लेयर से, मतलब जहाँ पे सिर्फ सरकार गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी और कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं आएगा। कौन सी इंडस्ट्रीज है, सॉरी, विच इंडस्ट्रीज आर फ्री फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर, मतलब कौन से ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अलावा सरकार नहीं आएगी, मतलब प्राइवेट सेक्टर आराम से फ्रीली होके काम करे इसमें। कौन सी हैं जो रिजर्व हैं गवर्नमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइवेट को नहीं आने देगी, ये गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है, यहाँ पे सिर्फ सरकार डिसाइड करेगी। और कौन सी इंडस्ट्री है जिन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको लगता है गवर्नमेंट को हमें क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेसिकली मैंने बताया गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, गवर्नमेंट के रूल्स, डिसीजन जो वो बनाती है इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट थी। इससे पहले क्या हो रहा था, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1991 से पहले, इसमें सरकार ने क्या कर रही थी कि वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हुई थी। मतलब उसने बोला जब देश आज़ाद हुआ तो थोड़ा सा भाई आ जाता है कि अब हम अंग्रेजों को नहीं आने देंगे, तो इनके अंदर भी आ गया कि नहीं अभी कोई बाहर वाली कंट्री का कुछ नहीं आएगा हमारे यहाँ, हम अपना बनाएंगे, बेचेंगे, खाएंगे, हमें बाहर से न ज़्यादा कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत है और एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, हम कुछ इंपोर्ट वगैरह नहीं करेंगे, मतलब हम नहीं बाहर वाली कंपनी को अपने यहाँ आने देंगे। तो इस तरीके से काफ़ी धड़ल्ले से चल रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत दिक्कतें आने लगी, हमारे ऊपर कर्जा बढ़ गया और हमारे पास कुछ ही दिनों का मतलब पैसा बचा था कि हम फॉरेन कंट्रीज से ऑयल वगैरह इंपोर्ट वगैरह कर पाएँ, है ना, इवन जैसे हम कुछ तो एसेंशियल चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती थी वो कर पाएँ। और गल्फ वॉर भी हो रहा था तो ऑयल के प्राइसेस और बढ़ गए, तो हमारे पास तो पैसा भी नहीं था, हम और कर्जे में थे क्योंकि सरकार अच्छे से नहीं चला पा रही थी, वो जितना पैसा लगा रही थी उससे ज़्यादा कमा भी नहीं पा रही थी, कम कमा रही थी, तो हमारे ऊपर बहुत कर्जा बढ़ता गया। हमें लगा कि मतलब हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। देन गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि यार ये हटाओ, फॉरेन कंट्रीज़ को बुलाओ, वो कंपनीज़ को बुलाओ, उनको बोलो कि हमारे यहाँ आए, इन्वेस्ट करें, और सारे सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर को दो, ठीक है, लाइसेंस हटाओ, थोड़ा उनको इनकरेज करो कि वो थोड़ा अच्छे से काम करें, एफिशिएंसी बढ़ाएं, इनोवेट करें, कंट्री को ऊपर लेके जाएं। तो इसने सब कुछ चेंज किया, मतलब ये लिबराइजेशन लाइक प्राइवेटाइजेशन लाइक ग्लोबलाइजेशन। लिबराइजेशन बेसिकली रिस्ट्रिक्शन हटाए, लाइसेंस वगैरह बहुत लगा दिए थे इन्होंने, जैसे प्राइवेट हो तुम्हें करना भी है तो तुम्हारे ऊपर इतने लाइसेंस तुम हटा देते हो, मान कि नहीं हम नहीं करेंगे, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन की प्राइवेट सेक्टर को बहुत सका लिमिट ही कर दिया कि आप इसमें नहीं, सरकार ही हैंडल करेगी। ग्लोबलाइजेशन, बाहर वालों को आने नहीं देते, सब कुछ हटाया और हमने कहा हम ये सब लाएंगे, मतलब हम इंट्रोड्यूस कर देंगे लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस पर फोकस करेंगे। और ये फोकस 1991 से किया गया इकोनॉमिक पॉलिसी, इसीलिए हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो इससे हुआ क्या, पहला तो लाइसेंस राज हटा, कुछ इंडस्ट्री जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, इन सब पे लाइसेंस लगाया गया, अदरवाइज सबसे गवर्नमेंट ने लाइसेंस क्या किया, रिड्यूस किया, जिससे लोगों को फ्रीडम मिली कि चलो भाई अब तो स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं, ऐसे लाइसेंस वगैरह की नीड नहीं है। रिडक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कुछ ही सेक्टर थे जो सरकार ने अपने लिए रिजर्व किए, लाइक रेलवे, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, बाकी सारे सेक्टर्स को उसने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर आप आइए, इस सेक्टर में जो भी आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि फॉरेन कंपनी आप आइए और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, ठीक है, अप टू 51%, उसके बाद वो भी बढ़ा दिया, जिससे भाई एमएनसीज को लगा कि चलो अब यहाँ फ्री इन्वायरमेंट है, अब हम काम कर सकते हैं, हम आना चाहेंगे। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, कंपनी ने ये भी हमें अप्रूवल दिया कि आप एक काम करिए, जो भी आप लोग हैं प्राइवेट सेक्टर जिनको मॉडर्न मशीनरी मंगवानी है बाहर से, ठीक है, आप मंगवाइए, हमारे अप्रूवल की आपको ज़रूरत नहीं है। MRTP एक्ट में रिलैक्सेशन दी, बिग कंपनीज को फ्रीडम मिल गया कि आप एक्सपैंड करिए बिना सरकार के किसी रिस्ट्रिक्शन के। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU, कोई ऐसी सेक्टर थी गवर्नमेंट की जो काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी, खत्म ही होने के लायक थी, तो उनको गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को सेल कर दिया कि भाई आप काम करो, इसको बढ़ाओ, इसको आगे ले जाओ और ये आपके हाथ में है। इनकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो भी छोटे छोटे बिजनेस थे उनको सरकार ने सपोर्ट किया फाइनेंशियली कि भाई ये सर्वाइव कर पाए, इनको हम सब्सिडी देते हैं, हर चीज़ पे किया पॉजिटिव इम्पैक्ट। बेसिकली लाइसेंस राज खत्म हुआ बेटा, लाइसेंस वगैरह से ना लोग बहुत हेसिटेट कर रहे थे, हर इंडस्ट्री में कुछ भी है कि आपको लाइसेंस चाहिए, छोटा सा भी काम में लाइसेंस चाहिए, तो जब ये हटा ना तो लोगों को फ्रीडम मिली कि चलो अब बिना झंझट के कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर ग्रो हुआ, और प्राइवेट सेक्टर आपको पता है कि जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो वो कुछ नया लाता है, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो नौकरी भी देगा लोगों को, मतलब कुछ आएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी देगा, जनरेट करेगा कंट्री के लिए, कस्टमर के लिए चॉइसेस लाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, तो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। जो रिजर्व थे गवर्नमेंट के लिए उनको सब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, ओपन कर दिया कि आप आइए, आप करिए। इंक्रीज इन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर वाली कंट्रीज को बुलाया MNCs को कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फॉरेन फर्म के साथ टाई अप किया जिससे हम भी अपने हाथ से टेक्नोलॉजी लाएं, एफिशिएंसी लाएं और ग्रो करें। एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुआ, ऑफकोर्स जब हम अच्छा कर रहे हैं, हमारा कंट्री में अब जब प्रोडक्शन बूस्ट हो रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ हम ग्रो कर पा रहे हैं, तो हम फिर क्या करें, एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट भी करने लगे, बाहर भी चीज़ों को पहुंचाने लगे, लाइक हमारे टेक्सटाइल, ठीक है, हमारी IT सर्विसेज, तो ये तब देखने को मिला। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, जब प्राइवेट सेक्टर आए, बाहर से कंपनियां जाएँ तो ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट आएगा, कंज्यूमर के पास चॉइस है, आप सब प्राइवेट सेक्टर कॉम्पिटिट कर रहा हो तो चाहेगा हमारे पास कस्टमर आए, हमारे पास आए, तो वो कस्टमर को वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस भी देंगे। बट नेगेटिव क्या था, वाइडनिंग इनइक्वालिटी। ग्रोथ का जो ये बेनिफिट था वो अर्बन एरियाज और बिग कंपनीज तक ही लिमिटेड, मतलब छोटे छोटे कंपनियां नहीं सर्वाइव कर पा रही थी, और जो हमारी ग्रोथ थी, जो सेटअप लगाए जाए थे वो बेसिकली अर्बन एरियाज में लगाए, जिससे रूरल एरिया स्मॉल बिजनेस पीछे हो रहे थे। डिक्लाइन ऑफ पब्लिक सेक्टर का डिक्लाइन हुआ, ऑफकोर्स PSU जो है वो वीकेंड हो गई, उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को अपने आप को सेल आउट कर दिया, जिससे गवर्नमेंट का सपोर्ट कम हुआ। जॉब इनसिक्योरिटी, जब कॉन्ट्रैक्ट जॉब आई तो भाई अब प्राइवेट सेक्टर वो तो तुमको सरकारी नौकरी थोड़ी ना दे रहे कि तुमको फिक्स कर देंगे, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब थी तो लोगों को भाई लगा कि हमारी स्टेबिलिटी नहीं है जॉब में। मोनोपोली ऑफ MNC, बहुत बड़ी बड़ी जो फॉरेन कंपनीज आई उन्होंने लार्ज मार्केट कैप्चर कर लिया, जिसके इंडियन की कंपनीज को सर्वाइव होने में थोड़ा सा दिक्कत ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि बड़ी कंपनियां उनके पास पैसा ज़्यादा, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो जो छोटी मोटी फर्म है वो नहीं कर पाई उतना, उनके लिए दिक्कत हो रही थी उनसे लड़ पाना। रीजनल इम्बैलेंस डेवलपमेंट, बेसिकली अब जो MNCs वगैरह हैं वो तो मेट्रो सिटीज़ पे फोकस कर रहे थे, है ना, जिससे बाकी सारी जो थे ना वो नेग्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉनेटरी देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया पे। थोड़ा सा कलर चेंज हो गया होगा ड्रेस का वाला, आप भी सोच रहे होगे कि ये क्या हो गया, चेंज कैसे हो गया। वो ये है कि मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी जा रहा था, तो मैंने सोचा था कि इस पार्ट को भी 2 पार्ट में डालूंगी, बट अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मैं मिक्स कर दूंगी, मर्ज कर दूंगी, है ना, इजी रहेगा आपके लिए एक ही जगह इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को पढ़ना। चलो ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी पे आते हैं। जैसे हमने इससे पहले क्या पढ़ा, इंडस्ट्री पॉलिसी। हमने देखा कि हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री पॉलिसी है, बेसिकली हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करें कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या करती है, वो पॉलिसी जो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए बनाई जा रही है ना, और बिजनेस का तो
पूरा इम्पैक्ट आएगा ही बिजनेस पे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, कंट्री का क्या चल रहा है। तुमको हमने बताया अभी तक कि मनी की सिचुएशन कैसी है, लोगों के पास पैसा है नहीं है, इन सबका इम्पैक्ट बिजनेस पे आएगा ही आएगा। अल्टीमेटली बिजनेस तभी बेच पाएगा जब लोग खरीद पाएंगे, है ना। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे भी तुम देख लो तो हम अगर बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मनी रिलेटेड पॉलिसी है ये। मतलब कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मनी का सप्लाई कंट्री में कैसा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों के पास बहुत पैसा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, या लोगों के पास पैसा ही नहीं है कंट्री में, वो कुछ खरीद ही नहीं पा रहे, बिजनेस ठप हुए जा रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि मनी का कंट्रोल कैसा है बेटा, मनी का कंट्रोल अच्छा है नहीं है ना, कितना मनी है लोगों के पास, एक्सेस में तो नहीं है, बैलेंस बनाना, ठीक है, लोगों के पास लोन फैसिलिटी है कि नहीं है, मतलब जैसे लोन अवेलेबल रहता है तो भी लोग लोन पे, EMIs पे, कार एंड ऑल ये सब चीज़ें ले लेते हैं, है ना। या लोन रहता है तो कहीं इन्वेस्ट भी कर पाते हैं, मान लो पैसा लेके कहीं लगाना है, कुछ बनाना है या कुछ भी, तो ये सब भी देखना होता है। बैंक को भी लोन की ज़रूरत होती है कि भाई उसको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो पैसा चाहिए होगा, तो ये सब है कि नहीं है, क्या ये फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। तुम बताओ इसमें बिजनेस का इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स मैम होगा। तो आप ये बताइए कि मनी की सप्लाई इन सबको देखेगा कौन, सरकार देखेगी या कौन देखेगा। देखो आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि RBI आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कंट्री में मनी की सप्लाई क्या है और उसको कंट्रोल करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मनी की सप्लाई बहुत एक्सेस में है तो आप कुछ टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और उसको कंट्रोल में लाएंगे, मतलब बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हम टूल्स को भी देखेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेटा क्या है, इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है बाय विच RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, मनी की सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में, मेनली थ्रू इंटरेस्ट रेट एंड लेंडिंग रूल्स। मतलब मैम कैसे कंट्रोल करेगा, इंटरेस्ट रेट के थ्रू और लेंडिंग रूल्स के थ्रू। इंटरेस्ट रेट के थ्रू मतलब जैसे कि अगर हमें लग रहा है कि कंट्री में बहुत लोगों के पास मनी है, ठीक है, इजिली लोन एक्सेसिबल है, लोग लोन ले रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है लोगों के पास, हम RBI क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग भाई कतराएंगे पैसा इतने इंटरेस्ट में लोन लेने में, तो फिर मनी की सप्लाई धीरे धीरे वो रिड्यूस करना शुरू कर देगी। लेंडिंग रूल्स बना देगी, कितनी सिक्योरिटी दोगे तो ही लोन पास हो पाएगा, तो लोग उसमें भी सोचने में आ जाएंगे, ठीक है। और मान लो नहीं है सप्लाई तो हम फ्लेक्सिबल करेंगे, इनको इंटरेस्ट रेट लोअर करेंगे ताकि लोग आराम से ले पाए पैसा, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, हम देखेंगे वन बाय वन। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू RBI मनी की सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में, बेसिकली इंटरेस्ट रेट और लैंडिंग रूल्स के थ्रू। पढ़ चुके हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। मतलब अगर महंगाई बहुत है कंट्री में, ठीक है, या फिर प्राइस स्टेबल नहीं है, बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो हम क्या करेगी, RBI क्या करेगी, वो इसको कंट्रोल करेगी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे और दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी हम अपनी कंट्री में इंश्योर कर पाएँ। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि प्राइस को स्टेबल रखना। इन्फ्लेशन कब होता है, जब प्राइस बहुत ज़्यादा, लोगों के पास इतना पैसा है, वो बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो सेलर क्या करेगा, प्राइस बढ़ाता जाएगा कि जिसके पास बहुत ही ज़्यादा हो वही फिर ले पाना, तो मतलब हमारी परचेजिंग पावर रिड्यूस है, हम ज़्यादा पैसा देके कम लेके आएंगे। तो उस सिचुएशन से क्या करता है RBI, हमें बचाता है। वाइल डिफ्लेशन की प्राइस गिरते जा रहे हैं, ठीक है, जिससे लोगों के पास पैसा नहीं तो वो ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ना ही कोई बिजनेस प्रोडक्शन कर पा रहा है। तो RBI करती है, टूल्स यूज़ करती है इसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब प्राइस को स्टेबल करने के लिए। कैसे स्टेबल होगा कि ना ज़्यादा इन्फ्लेशन रखेगी ना डिफ्लेशन की सिचुएशन आने देगी, बैलेंस रखेगी। उसके लिए वो टूल्स यूज़ करती है, रेपो रेट, CRR, SLR, जिससे वो मनी की सप्लाई। अभी ये टूल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, बस अभी इतना याद रखो कि वो टूल्स यूज़ करती है प्राइस को स्टेबल करने के लिए, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को इनकरेज करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि कंट्री में प्रोडक्शन हो, इन्वेस्टमेंट हो, लोगों के पास पैसा हो, ये सब इंश्योर कर पाना। सो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करती है RBI, इंश्योर करती है कि मतलब बिजनेस के पास, इंडस्ट्रीज के पास इनफ मनी हो कि वो ग्रो कर पाएँ। सोचो अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्या वो कुछ कर पाएंगे, बिजनेस के पास पैसा नहीं है तो वो क्या एक्सपैंड कर पाएगा या इन्वेस्ट कर पाएगी या फर्दर प्रोडक्शन भी कर पाएगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो पैसा चाहिए। तो ये कैसे हो पाएगा, ये इंश्योर करता है RBI कि बिजनेस के पास इनफ मनी रहे, इंडस्ट्रीज़ के पास, बिजनेस के पास, ताकि वो ग्रो कर पाए। हम कैसे, उनको क्रेडिट लो रेट पे देगा। जैसे
अगर लग रहा है क्रेडिट बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब बिजनेस को लोन बहुत महंगा पड़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो ये इंश्योर करेगा कि इंटरेस्ट रेट लोअर किए जाएं, जिससे बिजनेस क्या कर पाएँ, ले पाएँ लोन और ग्रो कर पाएँ, है ना। और अगर लग रहा है बहुत चीप है और इससे महंगाई बढ़ रही है, तो भी आरबीआई वहाँ कंट्रोल करेगा कि भाई महंगाई भी मत बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी। करेंसी की स्टेबिलिटी बनाता है इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, मतलब आरबीआई ये इंश्योर करता है कि इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो ना स्टेबल रहे, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपका रुपी की वैल्यू इतनी डेप्रिशिएट हो रही है, इतनी डेप्रिशिएट होती जा रही है, इतनी गिर गई कि मान लो तुमको दूसरी कंट्री से कुछ मंगाना है तो तुम अपना बहुत सारा रुपया दोगे तब जाके तुम वहाँ से कुछ ला पाओगे, मतलब तुम्हारी करेंसी की वैल्यू इतनी गिरी जा रही है। तो ये आरबीआई इंश्योर करता है कि वैल्यू क्या रहे मनी की, हमारे यहाँ हमारी करेंसी की स्टेबल रहे, ठीक है। अगर रुपी बहुत डेप्रिशिएट होता है तो हमें पता है इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी करेंसी की तो ज़्यादा वैल्यू है ही नहीं, है ना, और बाहर वाली कंट्री की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमें तो ज़्यादा देना पड़ेगा तभी हम वहाँ की चीज़ें खरीद पाएंगे, ठीक है। और अगर वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गई तो एक्सपोर्ट सफ़र करेगा, लोग फिर हमारे यहाँ से नहीं खरीदेंगे। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू उनकी करेंसी से बहुत ही ज़्यादा हाई है तो लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनको हमारे यहाँ से महंगा लगेगा। तो ये मेंटेन करती है भाई कि हमारा जो रुपये की वैल्यू है वो स्टेबल रहे, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। आरबीआई यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू कंट्रोल सडन फ्लैक्चुएशन इन द रुपी अगेंस्ट द डॉलर। अगर सडन फ्लैक्चुएशन आता है रुपीज़ का डॉलर के अगेंस्ट तो आरबीआई क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो उसने अपने पास रखे हुए हैं उनको यूज़ करती है ताकि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर पाए। ओके, नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सपोर्ट करती है, बैंक बिजनेस को वगैरह को इजी क्रेडिट मिल जाता है, वो एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो जब ग्रो करोगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो लोगों को नौकरियां भी दोगे, तो एम्प्लॉयमेंट होगा कंट्री में। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, दूसरा गोल क्या है कि ये इंश्योर करना कि क्रेडिट जो है सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए ना अवेलेबल रहे, मतलब कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना। और इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं जिसमें बैंक को बोला जाता है कि आपको इतना पैसा मतलब कि प्रायोरिटी पे रखना है, अपने पास रखना है, और ये बस उसी सेक्टर को जाना चाहिए, प्रायोरिटी पे इसी सेक्टर को जाना चाहिए, इतना पैसा आप और किसी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को नहीं देंगे। तो वो सारी चीज़ें स्कीम्स लाके वो ये इंश्योर करती है कि ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं और छोटी इंडस्ट्रीज सफ़र कर रही हैं। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो मैंने कहा था कि आरबीआई कंट्रोल करती है मनी की सप्लाई को और क्रेडिट की सप्लाई को मॉनेटरी टूल्स यूज़ करके, कुछ टूल्स यूज़ करती है उसके लिए। वो टूल्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टूल्स है जो यूज़ करेगी, तो दो कैटेगरी में है, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स बेसिकली जो क्या कंट्रोल करते हैं, क्रेडिट का वॉल्यूम ऑफ अमाउंट कि कितना आप दे सकते हैं, और क्वालिटेटिव कंट्रोल करती है डायरेक्शन एंड पर्पस कि किसको आप देंगे, किधर आपको वो पैसा एज अ बैंक, किसको आपको वो पैसा एज अ उधार या लोन में देना है, क्या डायरेक्शन होगा, क्या गोल होगा उस क्रेडिट का आपका। तो दो तरीके से कंट्रोल करती है। पहला है क्वांटिटेटिव टूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, मनी की सप्लाई को रेगुलेट करते हैं। पहला है रेपो रेट। रेपो रेट को वो यूज़ करेगी मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझते हैं। रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म नीड। रेपो रेट बेसिकली वो रेट होता है जिसपे आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक को पैसे देती है, लोन देती है, बेसिकली उसकी शॉर्ट टर्म ज़रूरतों के लिए। मान लो अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, ठीक है, कंट्री में मान लो कि बहुत लोगों के पास पैसा हो रहा है और इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन बढ़ गई है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट बढ़ा देगी कि अब आइए कमर्शियल बैंक, हमसे आप पैसा लेने आइए, हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देंगे। अब कमर्शियल बैंक को जब ज़्यादा इंटरेस्ट में मिलेगा तो वो तुमको क्या सस्ते में देगा, नहीं, वो तुमको भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे देगा। तो तुम्हारे लिए लोन क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिए लोन क्या हो जाएगा, सब या कस्टमर के लिए लोन क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, जिससे क्या होगा, लोग बोरो करना बंद करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, और इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो धीरे धीरे गिरने लगेगी, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है। मान लो दूसरी सिचुएशन है, कंट्री में क्या है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है और प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, बिजनेस नहीं प्रोडक्ट एक्सपैंड कर पा रही, इवन कस्टमर के पास भी नहीं है, तो आरबीआई क्या करती है, इसी रेपो रेट को डिक्रीज कर देती है। मतलब अब वो कहती है कमर्शियल बैंक से कि आप हमारे यहाँ कम इंटरेस्ट पे पैसा लेके जाइए। तो जब कमर्शियल बैंक कम इंटरेस्ट पे लाएगा तो तुम्हें भी कम इंटरेस्ट पे देगा,
बैंक बिजनेस को भी कम इंटरेस्ट पे देगा, तो लोन चीपर हो जाएंगे, तुम ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करोगे और ग्रोथ होगी कंट्री में, बिजनेस के पास पैसा रहेगा, वो पास पैसा रहेगा तो दे विल ग्रो द इकोनॉमी। तो ये तरीका हो सकता है, मतलब दोनों सिचुएशन में वो ये यूज़ करेगी टूल को। ठीक है, नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स मतलब मैम, रिवर्स मतलब द रेट एट विच आरबीआई, पहले आरबीआई लेंड कर रहा था, अब रिवर्स हो जाएगा, आरबीआई अब बोरो करेगा, किससे? कमर्शियल बैंक से। तो वो रेट जिसपे आरबीआई बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ये यूज किया जाता है टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी, मतलब एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम बैंक। जैसे बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है मान लो, तो वो क्या कर रही है? खूब आराम से लोन दे रही है, कम रेट पे दे रही है। अब आरबीआई को लग रहा है कि नहीं, ऐसे तो फिर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, हम क्या करते हैं? रिवर्स रेपो रेट लगाते हैं। रिवर्स रेपो रेट मतलब आरबीआई कहेगी हम कमर्शियल बैंक से क्या करेंगे? बोरो करेंगे पैसा, जिससे हम उससे एक्सेस अमाउंट अपने पास ले लेंगे। जैसे मान लो अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो आरबीआई करती है इंक्रीज कर देती है रिवर्स रेपो रेट, मतलब वो बैंक को लालच देती है कि हम तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, तुम हमें वो पैसा उधार पे दे दो, हम तुम्हें ज़्यादा ब्याज चुकाएंगे। तो कमर्शियल बैंक को लगता है वाह वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, क्यों ना हम आरबीआई को अपना पैसा दे देते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा इसका रिटर्न में, तो वो दे देती है लालच में, और आरबीआई उसका सारा पैसा अपने पास खींच लेती है, जिससे क्या होता है? उसके पास उतना पैसा नहीं होता है, वो फिर लेंड नहीं कर पाएगी, कस्टमर के पास नहीं पैसा आएगा, बिजनेस के पास नहीं रहेगा और इन्फ्लेशन गिरेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली एक परसेंटेज होता है जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कमर्शियल बैंक डिपॉजिट दैट मस्ट बी केप्ट विद आरबीआई इन कैश, मतलब कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा आया, मान लो डिपॉजिट आया मेरे पास, ठीक है, मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मेरे पास डिपॉजिट आया, तो आरबीआई कुछ लिमिट सेट कर देती है कि जितना भी आपके पास डिपॉजिट आएगा उसका 20%, 10% जो भी है वो आप क्या करेंगे? आरबीआई के पास कैश में रखेंगे। तो कमर्शियल बैंक के लिए तो लिमिट है, उसको रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर उसने हाई CRR लगा दिया, मतलब ज़्यादा जो भी डिपॉजिट आई है मेरे पास, मान लो मैं कमर्शियल बैंक में मेरे पास 10 लाख की डिपॉजिट आई है और आरबीआई ने मुझे बोल के रखा है कि 10 लाख का 10% अब हमारे पास रखेंगे, तो 1 लाख मुझे उसको देना होगा। अगर उसने और बढ़ा दिया रेट, तो क्या होगा? मेरे पास तो मनी, बैंक के पास तो मनी कम रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा तो आरबीआई के पास रखवा रही है कैश पे, तो ज़्यादा लेंड नहीं कर पाएगी और इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा। और मान लो अगर उसके पास CRR उसने कम कर दिया, लोअर कर दिया, मतलब मेरे पास ज़्यादा नहीं रखना आरबीआई ने कहा, तो हमारे पास ज़्यादा पैसा रहेगा बैंक के पास, और जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो लोन पे पैसा बांटेगी, लोन पे पैसा बांटेगी तो बिजनेस बढ़िया लोन पे पैसा ले पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे, और कस्टमर के पास भी पैसा आएगा। अगर उसके पास मान लो डिफ्लेशन की सिचुएशन है, उसके पास पैसा ही नहीं है खर्च करने को, तो उसके पास भी आएगा और खरीदेगी। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है? रेज करता है CRR फ्रॉम 4 to 10, मान लो उसने बढ़ा दिया, एग्जाम्पल है 4 to 5% कर दिया, तो बिजनेस को अब ज़्यादा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। तो जब ज़्यादा रखेगी तो उसके पास कम रहेगा, पैसा कम रहेगा तो लोन कम देगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इस ट्रेजरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? ये क्या है? ये परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है। ठीक है, मतलब इतना आपको अपने पास रखना है इन द सेंस कि आप इसको लोन के फॉर्म में नहीं दे सकते हैं। ये भी आरबीआई कुछ परसेंटेज लगाती है कि इतने डिपॉजिट कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है, किस फॉर्म में? गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में बिफोर लेंडिंग, मतलब लेंड करने से पहले इतना परसेंटेज पहले आप अपने पास रखिए, गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकती है, और उसके बाद जो बचता है वो आप लेंड करेंगे। तो मान लो उसने इसको बढ़ा दिया CLR को, तो अब कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा उसको रखना पड़ रहा है अपने पास एज अ डिपॉजिट का परसेंटेज, और उसके बाद जो बचेगा वो दे पाएगी। मान लो बढ़ा दिया तो हम ज़्यादा रखेंगे तो हमारे पास कम ही बचेगा, फिर जो बचेगा वही हम लेंड कर पाएंगे, तो कंट्रोल कर पाएंगे सिचुएशन को। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में इसका भी यूज़ होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? आरबीआई का क्या करती है? बाय और सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब आरबीआई क्या करती है? जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको खरीदती है और बेचती है। जैसे कि क्या होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? बेसिकली जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है, आरबीआई जैसे बैंक वगैरह होते हैं उनके पास है नहीं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में पैसा रखना है, तो आरबीआई कहती है कि हम क्या करेंगे? खरीदेंगे। और खरीदने का मतलब मान लो रेट वगैरह कमर्शियल बैंक को सेट कर लेती है कि आप हमें इस रेट पे बेच सकते हैं, तो कमर्शियल बैंक को लगता है कि हाँ ये खरीद रही है और हमारे पास पैसा नहीं है उतना, तो हम अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई को बेच देते हैं, आरबीआई से हमें पैसा आ जाएगा, और जब बैंक के पास पैसा आ जाएगा तो वो लोन दे पाएगी।
और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है तो बिजनेस के पास भी पैसा आएगा, वो ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। और मान लो अगर इसका अपोजिट कर दिया उसने कहा हम सिक्योरिटी को क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो फिर कमर्शियल बैंक सोचेगी कि आरबीआई सिक्योरिटी बेच रही है तो हमारे पास जो पैसा है चलो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। और मान लो बैंक खरीदेंगे तो बैंक को अपना पैसा तो वहाँ लगाना पड़ेगा, वहाँ लगाएगी तो उसके पास कम बचेगा तो लोन कम दे पाएगी तो कस्टमर और बैंक के पास, बिजनेस के पास लोन कम आएगा, पैसा कम रहेगा, तो कंट्रोल, अगर महंगाई है तो फिर वो नीचे आएगी। ठीक है, जैसे कोविड के सिचुएशन में क्या हुआ था, आरबीआई ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदी थी बैंक से, क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं था उतना, तो गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटी उन्होंने रखी हुई थी उसने कह दिया हम खरीदेंगे। और फिर इसने जो बैंक्स थे उन्होंने इसको बेची, जब बेची तो आरबीआई ने उनको पैसा दिया, जब पैसा दिया तो भाई बिजनेस के पास, बैंक के पास पैसा आया तो वो लोन दे पाएँ। ठीक है, जिससे कस्टमर के पास, बिजनेस के पास, सबके पास पैसा आया और वो ग्रो कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट जो थे टूल्स वो थे क्वालिटेटिव। बेसिकली ये बताते कि पर्पस क्या है तुम्हें क्रेडिट का, तुम जो तुम्हारे बिजनेस मतलब बैंक तुम्हारे पास पर्पस क्या है क्रेडिट का, जो तुम लोन दोगे वो किस पर्पस से दोगे या किसको दोगे, वो भी आरबीआई कंट्रोल करती है। पहला है क्रेडिट रैशनिंग, मतलब आरबीआई एक लिमिट फिक्स कर देती है क्रेडिट के अमाउंट पे कि आपको इतना ही इन सेक्टर को देना है। ठीक है, और प्रायोरिटी में मान लो कुछ सेक्टर लगा देती है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, कि इनको इतना लोन देंगे आप। जैसे कि आरबीआई ने क्या किया, बैंक को बोल दिया कि 40% जो भी है तुम्हारा लेंडिंग वो तुम प्रायोरिटी सेक्टर को रखोगे, मतलब 60% तुम खाली उन सेक्टर को दे सकते हो जो प्रायोरिटी पे नहीं है, बाकी 40% आपको चाहे कोई भी आए आपको, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज, उनको ही देना है। तो फिर बैंक को ऑफकोर्स पता रहेगा कि हमें नहीं देना है, जिससे क्या होगा बेटा, ये भी ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज इनको तो कोई पैसा ही नहीं देगा। नेक्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ लोन एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी प्लेड्ज। बहुत बार आरबीआई ये भी लगाती है कि कितनी सिक्योरिटी लोगे तब इतना पैसा रिलीज कर पाओगे एज अ फॉर्म ऑफ लोन। तो आरबीआई ने मान लो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया कि आपको ज़्यादा सिक्योरिटी लेनी होगी तभी आप लोन दे पाएंगे। तो अगर मान लो कंट्री में इन्फ्लेशन है तो लोगों को अगर लोन लेना भी है तो बहुत सिक्योरिटी देनी होगी, तो लोग हिचकिचाते हैं क्या इतना सिक्योरिटी कैसे देंगे, हम क्यों देंगे इतने लोन पे इतनी सिक्योरिटी, तो फिर उस तरीके से वो कंट्रोल कर ले जाती है। जैसे आरबीआई ने अगर मार्जिन इंक्रीज कर दिया ऑन शेयर ट्रेडिंग लोन, पीपल कैन बोरो लेस फॉर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन। जैसे शेयर ट्रेडिंग लोन होते हैं, लोगों को लोन चाहिए होता है शेयर मार्केट पे लगाने के लिए, अंदाज़ा देके कि बढ़ेगा पैसा घटेगा, तो आरबीआई ने मान लो उस पर सिक्योरिटी की लिमिट लगा दी बहुत ज़्यादा कि इतनी सिक्योरिटी आप रखेंगे तब आपको इसके लिए लोन मिलेगा। तो फिर लोगों को अगर लगता है कि बहुत सिक्योरिटी रखनी पड़ रही है तो वो फिर नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। फिजिकल पॉलिसी बेसिकली क्या होती है ये भी पढ़ेंगे। फिजिकल पॉलिसी बेसिकली रिलेटेड होती है गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, जिससे वो क्या करती है इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। आपको भी पता है सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे अपना खर्चा चलाएगी, सरकार कैसे अपने हर जगह का डेवलपमेंट करेगी, उसको तो पैसा चाहिए। तो बेसिकली फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो उसी से रिलेटेड होती है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे होगा और गवर्नमेंट को कहाँ पैसा खर्चा करना है, उसका एक्सपेंडिचर कैसे होगा। मतलब ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बहुत आ रहा है खर्चा कम नहीं कर रही है, तो उससे फिर कंट्री का कैसे डेवलपमेंट होगा। या फिर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ रहा हो, वो खर्चा ज़्यादा पे ज़्यादा करी जा रही है, फिर तो उसको बाहर से लोन लेना पड़ेगा, हम पे खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये सिचुएशन। तो फिजिकल पॉलिसी बेसिकली यूज़ होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का, ताकि हम क्या कर पाएँ इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर पाएँ। क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करना। आपको पता है गवर्नमेंट क्या करती है, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन सब पे पैसा लगाती है, जिससे क्या होता है इकोनॉमिक ग्रो करती है। लाइक हाईवे में इन्वेस्टमेंट करना, मेट्रो प्रोजेक्ट, डिजिटल इंडिया, इन सबसे बिजनेस को क्या होता है फ़ायदा ही होता है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव है इसका मॉनेटरी, इसका फिजिकल पॉलिसी का, कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम फैसिलिटेट कर पाएँ, है ना। गवर्नमेंट के पास ना हो कि वो इन सारे चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करे। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब बाय फंडिंग इंडस्ट्री, स्टार्टअप स्कीम, गवर्नमेंट बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करती है। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर फिजिकल पॉलिसी में प्लान्स बनाती है कि हमें एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जनरेट करनी है, वो कैसे होगी। बिजनेस इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेस को फंड करेगी, स्टार्टअप को फंड करेगी, जिससे वो क्या करें ग्रो करें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी। अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सिचुएशन है तो उसको भी फिजिकल पॉलिसी करती है कंट्रोल करने में हेल्प। अगर हायर टैक्स, जैसे कि गवर्नमेंट को लग रहा है कंट्री में क्या है इन्फ्लेशन बहुत है, महंगाई बहुत है, तो वो क्या करेगी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देगी, तो लोगों से पैसा खींचना शुरू करेगी।
है ना, और लोगों से पैसा खींचना शुरू करेंगे, लोगों के पास पैसा कम रहेगा तो काहे की महंगाई रहेगी, पैसा ही नहीं है तो फिर वो कैसे महंगाई कर पाएंगे, नहीं होगी। तो हायर टैक्स रिड्यूस स्पेंडिंग कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन, लोअर टैक्स एंड हाई स्पेंडिंग कैन बूस्ट डिमांड। मान लो टैक्स कम कर दिए, ठीक है, जैसे अभी हुआ था, जीएसटी कम कर दिया गया, दिवाली में तुमने देखा कितना चहल पहल मची हुई थी, क्यों कर दिया गया, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था, वो खर्च ही नहीं कर पा रहे थे। तो हमने जब टैक्स लोअर कर दिया तो लोगों के पास पैसा रहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे और इकोनॉमी बूस्ट होगी, ठीक है। तो ये भी इंश्योर करना। रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट हाईयर टैक्स कलेक्ट करती है उन लोगों से जो रिच होते हैं और स्पेंड करती, खर्चा करती उनके वेलफेयर पे जो पुअर होते हैं। इससे क्या होता है, जो इनकम इनइक्वालिटी, रिच रिच होता जा रहा, पुअर पुअर, उसको वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर पाती है कि वो गैप मत आए। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी इंश्योर करना। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट क्या करती है, अपने टैक्सेस को, ड्यूटीज़ को एडजस्ट करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, ताकि वो ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस कर पाए। अगर उसको लग रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो फिर वो आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी, एज पर फिजिकल पॉलिसी वो ये करेगी कि वो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी, जिससे आपको लगेगा कि बाहर से मंगाना महंगा हो रहा है, इससे अच्छा हम अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करें। तो फिर क्या होगा, ये जो ट्रेड डेफिसिट आ रहा है वो नहीं आएगा, उसको वो कंट्रोल कर ले जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, पावर, डिजिटल फैसिलिटी, इन सब पे इन्वेस्ट करती है जो इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो इतना तो मैं क्लियर हो गया कि फिजिकल पॉलिसी ही गवर्नमेंट का जो प्लान बन रहा है एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का है, ये दोनों चीज़ बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। पहली बात तो ये आपका ये इंश्योर करती है कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, मतलब कि बड़े बड़े मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे पैसा लगे, क्योंकि जब ये सब होगा तभी बिजनेस या बाहर की कंट्रीज आके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कुछ हम ग्रो कर पाएंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो, मतलब गवर्नमेंट अपने पॉलिसी में ये सब प्लान वगैरह बनाती है कि हम एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेंगे, उसके लिए हम स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्रीज़ को फंडिंग देंगे, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करवाती है कि मतलब इन्फ्लेशन ना हो, डिफ्लेशन ना हो, प्राइस क्या रहे हमारा स्टेबल रहे, उसके लिए भी ये क्या करती है, उसके लिए ये टैक्स, भाई इसके पास तो सोर्स क्या है टैक्स का और खर्च करने का, रेवेन्यू टैक्स से लाती है और खर्च करती है एक्सपेंडिचर, तो टैक्स बढ़ा देगी। जब लोगों के पास लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो उनके पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा ज़्यादा तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। रिडक्शन इनकम इनइक्वालिटी, ये अपने प्लानिंग में पूरा बना लेती है कि कितना हम खर्च करेंगे, कितना हम टैक्स वसूलेंगे, रिच लोगों से ज़्यादा टैक्स लेंगे और जो पुअर लोग हैं उन पर हम कम खर्च करेंगे। पेमेंट स्टेबिलिटी, भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल करना, जिससे ट्रेड डेफिसिट ना हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करें, मंगा रहे हैं बाहर से महंगा महंगा और खुद कम दे पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ का तो करेंसी वहाँ जा रहा है लेकिन वहाँ से तो कुछ नहीं आ रहा है, तो वो सब भी बैलेंस बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, राइट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है मैम फिजिकल के, देखो पहला है गवर्नमेंट रेवेन्यू और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू लाएगी, दो चीज़ से, टैक्सेस से, कौन सा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से। डायरेक्ट टैक्सेस क्या, जो आप डायरेक्टली पे करते हो, मतलब जो इंडिविजुअल और कंपनीज डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करती हैं वो होता है डायरेक्ट टैक्स, लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये आप डायरेक्ट देते हो। इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली जीएसटी, ये कौन सा टैक्स होता है, ये आप गुड एंड सर्विसेज पे देते हैं, मतलब जीएसटी बेसिकली ये आप डायरेक्ट नहीं गवर्नमेंट को देते लेकिन इनडायरेक्टली आप देते हैं। लाइक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को सरकार में भाई वो बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको पता है जो भी चिप्स का पैकेट बना उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, तो वो जो भी प्राइस वाइज बनाता है, कैलकुलेट करता है 5 रुपये 10 रुपये, वो में टैक्स जोड़ देता है और फिर आप क्या करते हो, वो पैसा देते हो उसको, तो वो आपसे क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है और फिर वो गवर्नमेंट को पे कर देता है, जीएसटी फाइल करती है फर्म, तो वो गवर्नमेंट को आपके बिहाफ पे टैक्स पे करता है। मतलब अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली तुम ही सरकार को दे रहे हो, लेकिन डायरेक्ट ना देके प्रोड्यूसर को देके प्रोड्यूसर तुम्हारे बिहाफ पे वहाँ पास आउट कर रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ये। तो इससे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करेगी, तो आपको पता है डेवलपमेंटल होंगे, नॉन डेवलपमेंटल होंगे। डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और नॉन डेवलपमेंटल मतलब जैसे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है लेकिन जैसे डिफेंस हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, इंटरेस्ट का पेमेंट, मान लो सरकार ने पैसा लिया है बाहर वाली कंट्रीज से तो उसको ब्याज देना होगा, सब्सिडीज, सैलरीज, इन सब में लोगों की सैलरीज वगैरह में जो उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, इससे कोई कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन नहीं रहा है,
कोई सेक्टर नहीं डेवलप हो रहा है, बट ये सब भी नेसेसरी है। नेक्स्ट इज फिजिकल डेफिशिएंट एंड सरप्लस। मान लो अगर गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा करती है और कमाती कम है तो फिजिकल डेफिसिट होगा। फिजिकल डेफिसिट मतलब कि आप गवर्नमेंट कमा तो नहीं रही है ज़्यादा, लेकिन गवा बहुत रही है, खर्चा बहुत कर रही है और ऐसा नहीं कमा पा रही है ज़्यादा, तो क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट, डेफिसिट कमी हो जाएगी उसके पास। इट इज़ फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई फॉरेन लोन एंड इशूइंग बॉन्ड्स। मैम ये जो कमी आ गई फिजिकल डेफिसिट की, कि गवर्नमेंट खर्चा तो बहुत कर रही है लेकिन कमा बहुत कम रही है, तो बताइए फिर गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी? तो उसके लिए वो बोरो करेगी, आरबीआई से उधार ले सकती है, फॉरेन से कंट्री से लोन लेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी, जनता से पैसा लेगी बॉन्ड इशू करके उनको बेच के, ठीक है। तो ये है, तो इंडिया ऑफन हैज़ अ फिजिकल डेफिसिट बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंड हैवनली और डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। तो हमारी कंट्री में ज़्यादा देखा जाता है फिजिकल डेफिसिट वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड ज़्यादा करती है डेवलपमेंट पे और वेलफेयर स्कीम पे और कमाती कम है। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बेसिकली बेटा वो पॉलिसी है जो फॉरेन के साथ जो हम ट्रेड करते हैं उसको इम्पैक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस भी तो फॉरेन ट्रेड करेगा, तो उसके लिए भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई है जिससे कंट्री में स्टेबिलिटी रहे, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे, और ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का फैक्टर है क्योंकि मनी रिलेटेड है ये भी, ठीक है। तो ये क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, बेसिकली ये सेट ऑफ रूल्स है, इंसेंटिव है, रिस्ट्रिक्शन है जो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, यूज़ करती है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, और हेल्दी बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब ये ना हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा, मान लो ये तो हम चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, ये वाली सिचुएशन आइडल, हम इंपोर्ट कम करें, मतलब अपने यहाँ बनाए ज़्यादा, हमारा पैसा कम जाए बाहर और लोगों का पैसा हमारे पास ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लो ऐसी सिचुएशन नहीं है, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब हम लोगों से दूसरी कंट्रीज से सबसे मंगा बहुत रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, तो फिर क्या है, सरकार इसको कंट्रोल करती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है। अगर उसको लगता है इंपोर्ट बहुत कर रहे हैं हम लोग, हम अपनी करेंसी हम बहुत दे रहे हैं उधर और हमें बाहर की करेंसी नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, अपना पैसा अपनी कंट्री में रोकना शुरू करते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी ड्यूटीज़ लगा देती है जिससे इंपोर्ट महंगा हो जाता है। फिर भाई बिजनेस सोचेगा कि इतना महंगा बाहर से मंगाने से अच्छा कि इतने कम में हम यहीं बना लेंगे। तो बेसिकली कौन देखता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और हर 5 साल में इसको अनाउंस की जाती है कि हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कितनी रहेगी, हमने क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा वो। तो इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, सीधा सीधी बात, हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारी कंट्री से क्या हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो ताकि हमारे पास फॉरेन की करेंसीज आएँ, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल इंपोर्ट, और इंपोर्ट को कंट्रोल करना, ये इंश्योर करना कि जो भी अननेसेसरी चीज़ों को हम इंपोर्ट कर रहे हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हम अपने यहाँ भी बना सकते हैं, हम क्यों बाहर से मंगवा रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंस ऑन अननेसेसरी इंपोर्ट, ताकि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को और सेव कर पाएँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा, जैसे लग्जरी गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हें मंगवाना है बाहर से, ठीक है, तो ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी दो, तो भाई लोग मंगाने से हिचकिचाएंगे क्योंकि इतना महंगा पड़ेगा, तो सोचेंगे अपनी कंट्री में ही क्यों ना वो चीज़ को बनाने की कोशिश करें या अपनी कंट्री से ही लें। इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक हेल्दी बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्टिव रहता है ट्रेड पॉलिसी का। सरकार उसमें जब भी पॉलिसी निकालती है तो उसका यही इंश्योर रहता है, मेक श्योर करती है कि हमारा जो बैलेंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो अच्छा मेंटेन रहे। बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये एनकरेज करती है कि हम कंट्री में ही बनाएं इंस्टेड बाहर के लोगों से गुड्स खरीदें। इंटीग्रेशन विद ग्लोबल इकोनॉमी, ये इंश्योर करती है कि इंडिया क्या करे, ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करे, ठीक है। हम ग्लोबल, पहले क्या था, हम रिजर्व रहते थे, है ना, 1991 आपने देखा भी था, पॉलिसी के पहले हम रिजर्व रहते थे, बाहर नहीं हम जाएंगे, बाहर वाली कंट्रीज़ के साथ नहीं ट्रेड करेंगे, ना उनको यहाँ आने देंगे, बट आप तो कर रहे हैं ना। तो इसका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम ग्लोबल इकोनॉमी में जुड़े रहें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है, जैसे हम टेक्सटाइल वगैरह सब एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सब के लिए जॉब्स की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्री ग्रो करेंगी तो जॉब तो देंगी ही देंगी, है ना, इन सेक्टर्स में लोगों को हायर करेंगी तो वो ग्रो होगा। ओके, लास्ट जो आता है आपका वो आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया 1991 एलपीजी मॉडल, ये मैं अलग से पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म बेसिकली क्या है, ये चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे। आपने पता 1991 इंडस्ट्री पॉलिसी के बाद चेंजेस आए कि हम लिबराइज करेंगे, ग्लोबलाइज करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, तो वही है जिसमें क्या किया गया था, रिस्ट्रिक्शन हटाए गए थे
इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया गया था और ये इंश्योर किया गया था कि हम एफिशिएंटली और कॉम्पिटिटिव होकर काम करें। मतलब ये नहीं कि हम बाहर वालों को नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि हमें डर है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं, ये सब चीज़ें लीनियंट करी गई। तो इन इंडिया मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आए? 1991 में, ड्यू टू सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस, जो मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल क्राइसिस जब बहुत सीरियस हो गई थी, हमारे पैसा ही नहीं बचा था, उस केस में आया था कि महंगाई बहुत हो गई थी, फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम बचा था और हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई फिजिकल डेफिसिट था। फिजिकल डेफिसिट मतलब हम क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट खर्च बहुत कर दी थी और उसके पास पैसा कमा बहुत कम रही थी, तो फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया था। इसलिए फिर सरकार ने क्या किया, एलपीजी मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, एलपीजी मॉडल, दैट इज लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, पढ़ के भी आए हैं पहले वाली क्लासेस में, उसको एक्सेप्ट किया। क्या क्या? उसको एक्सेप्ट किया। मैम लिबराइजेशन क्या था? अननेसेसरी गवर्नमेंट ने कंट्रोल्स हटा दिए, रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। पहले क्या था, उसने बहुत सारे कंट्रोल लगा रखे कि यहाँ इस सेक्टर में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्राइवेट वाले आना चाहते हैं, चलो ठीक है लाइसेंस लीजिए, तब आएंगे आप, प्रोसेस फॉलो करिए। तो इतना झाम था कि कोई नहीं आना चाहता था, दे वर लाइक ठीक है हमें करना ही नहीं है। इतना लाइसेंस वगैरह, इतना रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, तो उसलिए लोग कर ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए उसने बाद में क्या किया, जब देखा ये सिचुएशन है तो अननेसेसरी जो गवर्नमेंट कंट्रोल है, रिस्ट्रिक्शन है, वो हटाएं ताकि बिजनेस करना और ऑपरेट करना यहाँ पे क्या हो जाए, हमारी कंट्री में ईजी हो जाए। तो क्या क्या हटाया गया? लाइसेंस राज हटाया गया, ठीक है, मल्टीपल अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं है आपको, एक छोटा मोटा जैसे कोई भी किसी चीज़ के लिए कोई लाइसेंस चाहिए वो ले लो बस खत्म। बार बार हर लेवल पे अप्रूवल उस टाइम पे जो हो रहा था वो हटाया गया, ठीक है, या कहीं पे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, और लोग ना बिजनेस कर पाए स्मूथली तो पहले क्या करती सरकार, बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह वसूलती थी, है ना, तो लोगों को लगता था कितना ही कमाएंगे, सब तो गवाही देंगे, खोल भी लिया बहुत मेहनत के बाद, इतने मल्टीपल इनका मान लो लॉ वो फॉलो करके, तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो हम नहीं करना चाहेंगे। तो इसने ये भी किया कि टैक्स रेट हटा दिए, रिड्यूस कर दिए, और इंपोर्ट ड्यूटीज़ कि अगर आपको बाहर से कुछ मंगाना है तो उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी होगी। ईजी एंट्री फॉर न्यू इंडस्ट्री, जो नई नई इंडस्ट्री आना चाहती है उनके लिए ईजी एंट्री कर दी। फ्रीडम इन प्राइसिंग, प्राइस पहले गवर्नमेंट से डिसाइड करती थी कितना होगा, इतना प्रोड्यूस करेंगे, वो फिर फ्रीडम देती कि आप डिसाइड कर लो, ठीक है, प्रोडक्शन आप डिसाइड करिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप लोग खुद लीजिए। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आए, मतलब कि बैंक्स, पहले कहते प्राइवेट बैंक्स वगैरह को नहीं एंट्री थी, नहीं अलाउ किया जा रहा था कि आप लोग लोन दें या कुछ दें। बाद में ये भी लिबराइजेशन के अंदर आज़ादी दी गई कि हाँ ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए और अपना कंट्रोल करें। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या की, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज से जो ओनरशिप थी और मैनेजमेंट था वो ट्रांसफर कर दिया प्राइवेट के हैंड पे। सरकार ने बोला कुछ यूनिट, कुछ सेक्टर हम अपने पास रखेंगे, अदरवाइज बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो हम क्या करेंगे, सारी सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर देंगे। और कुछ इसने अपनी भी यूनिट जो नहीं चल पा रही थी इससे, उसको भी सेल आउट कर दिया था प्राइवेट सेक्टर को कि आप लोग इसको अब ठीक करिए, ठीक है। तो क्या क्या इसने किया था, डिसइन्वेस्टमेंट क्या था, मतलब कुछ गवर्नमेंट की ऐसी यूनिट्स थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो नहीं वो चला पा रहे थे, लॉस में थी, तो उसको इन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे दी कि आप लोग उसको चलाइए। रिड्यूस गवर्नमेंट रोल, गवर्नमेंट ने अपना रोल खत्म किया। इनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन, टेलीकॉम एयरलाइन सब में प्राइवेट सेक्टर को नहीं एंट्री दी, फिर इन्होंने मतलब हैंड ओवर किया कि आप लोग देखिए, एयर इंडिया, बीएसएनएल सब प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट, प्राइवेट बैंक्स आए, तो ये सब प्राइवेटाइजेशन के बाद हुआ। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पहले अलाउ नहीं था कि बाहर वाली कंट्रीज़ की कंपनियाँ यहाँ हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत इंतजाम सरकार ने बना दिए थे या हम बाहर जाएँ, बट बाद में क्या हुआ कि इंटीग्रेट कर दिया गया इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया गया, ट्रेड के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब आप टेक्नोलॉजी यहाँ मंगवा सकते हैं, वहाँ भेज सकते हैं, आप यहाँ के सामान वहाँ के सामान यहाँ खरीद सकते हैं, यहाँ के सामान वहाँ भेज सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपना खोल सकते हैं, यहाँ वाले वहाँ वाले यहाँ आ सकते हैं। ये सब ग्लोबलाइजेशन में उसने फ्री कर दिया, मतलब ये जो बैरियर बन गया था ना कि यहाँ नहीं जाएंगे, ये वाले यहाँ नहीं आएंगे, वो उसने क्या किया, वो उसने तोड़ दिया कि नहीं अब अलाउ है, फ्री है। मेन रिफॉर्म क्या था, इंपोर्ट ड्यूटीज़ और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हटाएं, मतलब हमें भी अगर कहीं एक्सपोर्ट करना होता था तो वो बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे, तो फिर इसने वो हटा दिया कि नहीं भाई आप लोग जैसे एक्सपोर्ट करिए, ठीक है, हमें फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा आएगी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इंपोर्ट ड्यूटी भी रिड्यूस कर दी कि आपको भी कोई टेक्नोलॉजी मंगानी है, आपको लगता है इससे हमारी इंडस्ट्री और ग्रो करेगी, तो आप मंगाइए, ड्यूटीज़ हम कम कर देते हैं। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया कि बाहर वाली कंट्रीज से
कंपनियां आए हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें, ठीक है, सेटअप करें और यहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दें। इंडियन कंपनी को अलाउ किया गया कि आप फॉरेन में, अब्रॉड में क्या करो, एक्सपैंड करो। पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, WTA, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये सब चीज़ें हो पाई जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाए, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन आया। फॉरेन कंट्रीज लाइक नेस्ले, अमेजॉन, मैकडी, ये सब इंडिया में आई, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के बाद ही आ पाई। तो इससे एक फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, ग्लोबल मार्केट में हम जाके अपने प्रोडक्ट बेच पाएँ। तो ये सब पॉसिबल ना होता अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ना आते। तो प्राइवेट सेक्टर को इतनी छूट, हमें ग्लोबलाइजेशन का मौका, बाहर वाली कंट्रीज़ को यहाँ पे मौका, और रिस्ट्रिक्शन वगैरह हटाए गए, लाइसेंस वगैरह हटाए गए, लिबराइजेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि आप LPG मॉडल पर के जाएं, क्योंकि क्वेश्चन बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये यूनिट यहाँ पे हुई ख़त्म। थोड़ी सी लेंथी थी बट इंटरेस्टिंग है, अच्छे से एक बार देख के जाना, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। LPG मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार बोल रही हूँ। बाकी इकोनॉमिक सिस्टम देख लेना और पॉलिसी वगैरह का एक बार ओवरव्यू लेके जाना, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।